नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। मिशन 2022 का आज रोड मैप गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य और कुशल चुनाव रणनीतिकार कहा जाता है, ने बना दिया। और सच बात तो यह है कि उन्होंने 2022 के साथ में 2024 की भी रूपरेखा तैयार कर दी, क्योंकि उनका एक शब्द था कि आप योगी को जिताइए ताकि 2024 में मोदी भी जीते। माने कि सीधे सीधे कहा कि योगी को जिताइए ताकि 2024 में जो है मोदी भी जीते। माने 2022 और 2024। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी बता दिया हमें क्या करना है। एक और योगी सरकार की उपलब्धियां बताई। पिछले सरकार खास तौर से सपा और बसपा पर हमला बोला और कहा कि किस तरीके से योगी ने 22 करोड़ जनता के लिए काम किया और वो काम परिवारवाद से पूरी तरीके से दूर रहा। और एक वादा और कर गए, आप योगी को जिताइए, हम यूपी को नंबर 1 पर बनाएंगे। हालांकि उन्होंने अर्थव्यवस्था पर दावा किया दूसरे नंबर पर। इस तरीके से उन्होंने आज एक रोड मैप दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये जो रोड मैप है, कैसे बीजेपी की नाव को पार करेगा। अमित शाह 2 दिन रहेंगे, अभी नवंबर में 2 बार फिर आएंगे। माने एक तरीके से कमान संभाल रखी है। 2014 में जिताने में उनकी ही अहम भूमिका रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों युवा हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से रचित पाठक। रचित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरे हमारे एक युवा साथी हैं, वो भी समाजवादी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। मैं दूसरे जो हमारे साथी हैं अर्पित द्विवेदी, समाजवादी पार्टी से, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले रचित जी, आप ये हमको समझाइए कि आज आपने अमित शाह की जो स्पीच सुनी होगी, आपको क्या संदेश दे गए, अब आप क्या करेंगे नए तरीके से? देखिए जी रमेश जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जेएमडी न्यूज चैनल का, कि जिन्होंने आज मुझे इस डिबेट में हिस्सा दिया और आपने मुझे इसका अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी का आज लखनऊ में आगमन हुआ। उनका जो मेन उद्देश्य था कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का महासदस्यता अभियान है, कि उस सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने का उनका मेन जो लक्ष्य था और जो मेन कार्यक्रम था, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी में जो सदस्यता अभियान, उसको बहुत बड़े स्तर पर और जनता तक इसको जागरूक करके हम हर व्यक्ति तक अपनी सदस्यता का अभियान लेकर जाएं। इस अभियान की शुरुआत करने के लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ की धरती पर हुआ। और निश्चित रूप से उन्होंने जो संदेश दिया उत्तर प्रदेश की जनता को, पर 2014 के चुनाव में अमित शाह जी, जिस समय 2014 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना था, अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। हाँ बताइए, बोलिए जी। अमित शाह जी उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। उनके कंधों पर उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने का जो भार था, उसमें उन्होंने जो रणनीति तैयार की थी, वो एक सफल रणनीति साबित हुई थी। और उत्तर प्रदेश में 73 सांसदों के साथ हमारी देश में सरकार बनी थी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। उनकी सफल रणनीति के कारण ये संभव हो पाया था। मेरी बात सुन लीजिए, हमको खाली एक बात बता दिए। आपका चुनाव अभियान चल रहा था, चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा था, सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहे हैं, आप पूरी तरीके से ताकत चुनाव प्रचार पे जोड़, ये एकदम सदस्यता अभियान, ये तो संगठन का काम है, ये तो
होता रहता है। इस समय सदस्यता अभियान की क्या जरूरत पड़ गई आपको, ये जरा हमको समझाइए। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है कि किसी भी चुनाव में जाने से पहले हम एक बार अपने संगठन का विस्तार, संगठन में नए लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। उसी नए लोगों को जोड़ने का, नए कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का, अपनी विचारधारा से नए लोगों को जोड़ने का काम हम लोग किया करते हैं। चुनाव 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद चुनाव है, उसी चुनाव की दृष्टि से हमारा ये कार्यक्रम नहीं है। हम लोग हर चुनाव से पहले सदस्य बनाते हैं। ये सदस्यता क्रम जो है हमारा, ये संगठन की एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत हम जनता के बीच में जाते हैं, अपने साथ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। उसी का एक ठीक बात है। रचित, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अर्पित, आपने सुना? जी। एक पहला इनका कार्यक्रम है मेरा परिवार भाजपा परिवार, और इसके तहत सदस्यता अभियान, विशेष सदस्यता अभियान बता रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग, और इसमें भी फोकस क्या है? अमित शाह ने बताया कि 53% युवा है प्रदेश में। इनको, और इन युवाओं में दलित भी है, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी है, सभी है। इन लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा, मतलब नए वोटर्स लाने की बात हो रही है, उनकी तलाश हो रही है, उनको प्रतिबद्ध किया जा रहा है बीजेपी के साथ में, ताकि वो सारा वोट बढ़े। एक तरीके से वोट बैंक को बढ़ाया जा रहा है। आप क्या हो रहा है? आप क्या, तो अगर देखा जाए तो रोज एक एंट्री हो रही है, किसी बागी की एंट्री हो रही है, किसी की हो रही है, तो एक जनता में एक स्वस्थ मैसेज नहीं जाता है। और ये लगता है कि कोई ऐसा सपा रणनीति नहीं है। बीजेपी अपनी एक कुशल रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, हम इस मुद्दे पर यही कहना चाहेंगे जी कि समाजवादी पार्टी के पास कुशल रणनीति भी है, कुशल रणनीतिकार भी हैं और कुशल नेतृत्व भी है। अगर ये ना होता तो आज दूसरे दलों के लोग हमारे साथ क्यों शामिल हो रहे हैं? बस आप इस बात का जवाब बता दें भारतीय जनता पार्टी। दूसरी, आज एक मिनट रुकिए जरा, आज इन्होंने मेरी भाजपा मेरा परिवार चालू करा है कैंपेन। ठीक है, अगर ये जो आज महंगाई का मुद्दा है, अगर इस पे काम कर लेते, देश की चिंता कर लेते, तो वो ज्यादा अच्छा काम होता। ये जिस तरीके से मेरा भाजपा मेरा परिवार, जय शाह भी उनके बेटे हैं, उनको बीसीसीआई सचिव बना दिया, उसमें आपके चैनल के माध्यम से काम बताना चाहता हूँ, पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे। मुखिया यादव जी ने केवल ट्विटर पे जनता की सेवा करने का काम किया। 4.5 साल अखिलेश यादव जी कहीं पे जमीन पर नहीं दिखाई पड़े। उन्होंने किसी भी जनता की समस्या को आकर सड़कों पर उठाने का काम नहीं किया। 4.5 साल, अभी 2 वर्ष इस कोरोना महामारी के कार्यकाल में पूछना चाहता हूँ अर्पित त्रिवेदी जी से, मैंने खुद कोरोना काल में रोड पर निकल के लोगों के लिए मेहनत करी, लोगों के लिए लाल टोपी लगा के काम किया मैंने खुद। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर करा, और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों नौजवान रोड पर निकल के कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले का काम नहीं कर पाई। एक बात मेरी बात सुनिए, आज आपके मुख्यमंत्री जी का एक इंटरव्यू आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की खिसियाहट है। जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे दिए, और इधर उधर भागने की कोशिश मत करिए। तीनों लोग युवा हैं, पढ़े लिखे हो, तो पढ़े लिखे होने के अपनी तर्क के साथ आप जवाब दीजिए। अब आप भाषण देने लगेंगे या दूसरी बातें करने से, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं, उसका आप जवाब दीजिए। मेरा सवाल पहला है ये कि जब आपने ये कहा कि ये 4.5 साल कहाँ थे, ये था, तो ये भी हुआ कि कोरोना में अखिलेश कहाँ थे। आज अखिलेश ने एक जवाब दे दिया है, सुन लीजिए जरा। उन्होंने कहा कि कोरोना में आपने तो अनाथ जनता को छोड़ दिया था, अनाथ। क्या कहेंगे? और बोले कि मेरी पार्टी ने ही मदद की थी। जरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, संक्षेप में। रमेश जी, वैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना काल में सभी जनता को फ्री अनाज दिया गया,
फ्री वैक्सीन के कैंप आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जनता फ्री के लिए वैक्सीन हर देश वैक्सीन में की दी जा व्यवस्था रही की है, गई। कोई आप नया काम नहीं कर रहे हैं, हर देश में फ्री वैक्सीन दी जा रही है। एक मिनट, अभी रुक जाइए जरा, इनको बोलने दीजिए, बताते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री अनाज देने का काम किया गया। हमारे देश में महिलाओं को हर जनमानस के खाते में 500 रुपए प्रति माह डालकर योगी जी ने उनको भरण पोषण करने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप सोशल मीडिया पर उठा के देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल इस महामारी की बीमारी में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहा, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो जिसने जाकर घर घर भोजन उपलब्ध कराने का काम किया, जिसमें घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया, लोगों के साथ खड़े रहने का काम किया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोना काल में उनके संज्ञान से योगी आदित्यनाथ जी के कोरोना काल में उनके पिताजी का देहांत हो गया था, अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता, उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता उनके हृदय में बात करती है। अगर आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो मैं ऑडियो बंद करा दूंगा। आपसे जितनी बात पूछी यार, इसका जवाब नहीं देते आप। इधर उधर वो मर गया था, वो जी गया था, वो लूट गया था। अरे आपसे पूछा गया कोरोना में, आप कोरोना की बात बता दीजिए, हमने ये किया, ये क्या। लेकिन अगर आप उसके आए दाएं बाएं चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा सीधा सीधा सवाल है। एक बात अब आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से अनुज शुक्ला। अनुज भी बड़े युवा है, आइए मैं सबसे पहले रिएक्शन लेता हूं। अनुज, आपने क्या आज अमित शाह का भाषण सुना है? जी बस सुना। तो आपको वो भाषण, एक मिनट रचित बोलिएगा नहीं, मैं अनुज शुक्ला से पूछ रहा हूं। हमको ये बताइए अनुज, उनके भाषण में आपको क्या लगा? जरा बिल्कुल संक्षेप में बताइए कि कौन सी बात आपको ऐसी हिट कर गई, कौन सा संदेश ऐसा आ गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नाते अमित शाह जी के भाषण की विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने जो भाषण दिया वो आधे से ज्यादा भाषण चुनावी जुमलों पे आधारित था। जो भारतीय जनता पार्टी पूर्व में हर चुनाव में करती आई है कि जुमले की बात करना, अकाल्पनिक बात करना, जमीनी स्तर पर जब जरूरत हो उनका तंत्र, उनकी सरकार, उनका प्रशासन का फेल हो जाना, कोरोना में हमारे देशवासियों को अनाथ की तरह छोड़ देना, उनकी मदद न कर पाना। अनुज, एक सवाल हमको जवाब दे दीजिए। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जुमलों की बात की, जमीनों से हटकर। क्या आप बता सकते हैं कि आज की उनकी स्पीच में कौन कौन से जुमले थे? एक दो का नाम बता सकते हैं क्या? देखिए, जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच के, मैंने जो लाइन सुन रहा था उसमें उन्होंने कहा कि कोरोना में हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने भारत की जो मदद करी, जो देशवासियों की मदद करी, वो बहुत सराहनीय थी। जैसा उन्होंने कहा कि हमने मुफ्त में भारत के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश के आदरणीय गृह मंत्री को क्या ये कहना शोभा देता है कि देश की जनता को हम मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं? ये आपका दायित्व है। अगर आपकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश के लोगों की मृत्यु होती है तो ये आपका दायित्व है कि देश के लोगों की जान बचाने के लिए आप कोरोना की भी मुहैया करें। हो गया। अर्पित, आज अमित शाह के भाषण में एक बात बहुत ही गुस्से वाली थी। उन्होंने क्या कहा कि 15 साल सपा बसपा की सरकार रही, प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। और उन्होंने एक बात और कही, मेरा तो खून खौल उठता है। क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ी बात कह गए। और जनता को एक, अगर आप देखिए तो जनता को भी पूरी तरीके से एक हिला डुला गए पूरी तरीके से। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का पद बहुत सम्मानित होता है और उनका इतिहास हमें किसी से पूछने और बताने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति जान रहा है उनका इतिहास। तो उनको तो आवेश आना ही है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बात करते हैं हमेशा प्रेस में आपको हंसते ही मिलेंगे, वो कभी आपको इस तरीके से आवेशित नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने लगातार
दूसरे दलों पे टीका टिप्पणी करने पे ही वो हमेशा सरकार बनाने के प्रयास में रहते हैं। लगातार सरकार बनाने के लिए 2022 का चुनाव नजदीक है तो वो दिखने लगे। कोरोना काल में गंगा जी में बहती हुई लाशें किसने नहीं देखी। एक दिन में, अमर उजाला प्रश्न है, एक दिन में 475 लाशों की अंत्येष्टि की खबर छापी थी और उसके बाद उस प्रेस को नोटिस आ गया ऊपर से प्रशासन का। तो क्या उन्होंने किया है और क्या वास्तविकता है? उनके भाषणों की वास्तविकता अलग है, जो बोलते हैं वो अलग है, वास्तविकता उससे बहुत अलग है। वो एसी कमरे में बैठते हैं, आराम से दिल्ली में है। वो यूपी अब चुनाव है तो आ गए हैं। उन्होंने सबसे पहली लाइन, हमने आज सुना उनके भाषण में, सबसे पहली लाइन उन्होंने मोदी जी से शुरू की कि मोदी जी देश के बाहर हैं और उन तक हम लोगों के जयकारों की नारों की आवाज पहुंचनी चाहिए। अरे आए आप हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए आए हैं, बात आप प्रधानमंत्री जी की कर रहे हैं। हम लोगों को तो ये नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री की सुने कि मुख्यमंत्री की सुने कि गृह मंत्री की सुने, किसकी बात सही है, हम लोगों को तो यही नहीं समझ में आता। ठीक बात है। आपने रचित एक सवाल और अमित शाह ने कहा, उन्होंने बार बार, जिसको लोग कहते हैं कि अब ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर को मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि 2019 में आपने मुझे पूर्ण बहुमत दिया, हमने धारा 370 भी हटा दी, हमने राम मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया, अब भव्य राम मंदिर बन रहा है, गगनचुंबी राम मंदिर बन रहा है। क्या इसके द्वारा भी उन्होंने बात की और ये भी कहा कि राम भक्तों पर गोली जो चलाने वाले लोग थे वो आज इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा रचित ये जानना चाहता हूं, क्या इस चुनाव में राम का मुद्दा पूरी तरीके से हावी है? देखिए, श्री राम जी हमारे लिए मुद्दे का विषय नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की जनता के लिए एक आस्था का विषय है। वो मेरे लिए राजनीतिक, हमारी पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा ना कभी था ना कभी रहेगा। वो हमारी आस्था का विषय था। हम पूरे 125 करोड़ देशवासियों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी थी और हमारी सरकार जब प्रदेश और देश में बनी तो हमने अपना पूरी ताकत लगाकर उसको बनवाने का काम किया। जैसे अमित शाह जी ने कहा कोरोना में हिंदुओं का पलायन हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं का पलायन कोरोना काल में जब हो रहा था तो क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठे हुक्मरान को इसकी चिंता थी कि हमने हमारे अपने मित्र जो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल जो कैराना में जो हिंदुओं का पलायन हुआ, थोड़ा सा मैं आपको संशोधन कर दूं, ये जो पलायन की बात हुई है, ये कैराना से जो पलायन हो रहा था, अमित शाह ने उसको संकेत दिया। कैराना के पलायन की बात कर रहा हूँ मैं। कैराना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कैराना में हिंदू मुस्लिम दंगे करवा कर जो पलायन से मजबूर कर दिया, आप पलायन करने वाले ही खुद पलायन कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा। और ये भी उन्होंने सीधे तौर पर के कह दिया कि बाहुबली थे, आज वो बाहुबली ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। जरा इसका जवाब हम ले रहे हैं अर्पित से। अर्पित बताइए क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बाहुबली तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अभी आपने देखा लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर जिनके बेटे ने, मंत्री जी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी और वो मंत्री जी साथ में अमित शाह जी के साथ में मंच पर थे। सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया। कार्रवाई में क्या हुआ? गिरफ्तारी कितने दिन बाद हुई वो सबको मालूम है। बड़ी मुश्किल में गिरफ्तारी हुई और वो मुद्दा ठंडा कर दिया गया। अब उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। आपको उसके बाद कुछ पता चला हो तो हमको भी बताइए, हमको भी जानकारी मिल जाएगी। जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, सरेआम एक सीओ को बीच से मार दिया जाता था। हम तो आज अभी यहाँ कानपुर की घटना भी बता रहे हैं। एक ज्योति मिश्रा, एक बेटी है गदियाने की, उसकी जला करके हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था कहाँ पर है? आज भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, कानून व्यवस्था आज कहाँ है? आरोप लगाया गया, ज्योति मिश्रा जला के मारी गई, कार्रवाई करने का काम किया। हो गया। अनुज जी, आम आदमी पार्टी को सामान्य रूप से युवाओं का माना जाता है। आज अमित शाह ने ये बात की है कि उत्तर प्रदेश में 53% युवा है और उन्होंने मेरा परिवार, मेरा भाजपा परिवार से जो सदस्यता अभियान शुरू किया है उसमें युवाओं को जोड़ने की बात की है। लेकिन
अगर बात की जाए तो क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी से युवा का मोह भंग हो गया और बीजेपी की ओर से आ रहा है और बीजेपी को पूरी तरीके से साथ दे रहा है? क्या कहेंगे अनुज? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन मुद्दों को लेकर आई है जिससे कि समाज को तोड़ने की बात की गई हो, चाहे वो हमारे बीच में आपस में दरार डालने की बात कही गई हो, लेकिन जहाँ युवाओं की बात आई तो मुझे कहने में कोई दुरेज नहीं है कि उसी युवा जो बर्रा में हमारा भाई रहता था उसकी गोरखपुर में हत्या कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, वो भी तो युवा था। जो भाई लखनऊ में मारा जाता है पुलिस के द्वारा, वो भी भाई था हमारा, वो भी युवा था। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की बीजेपी की नीति है युवाओं को बलगलाने की, उनको केवल लोभ और प्रलोभ देने की, उनके लिए रोजगार की या कोई इलाज की या जरूरत पे ऐसे शासन की जो उनकी मुसीबतों पे हल कर सके उसकी व्यवस्था नहीं करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी केवल अपनी लाइनों को छोटा दिखा रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में, शासन को सही से न चला पाने के मामले में, देश की जनता को भ्रमित करने के मामले में दोनों पार्टी एक दूसरे से आगे निकलती हुई हमेशा होड़ में रही है। क्या आप अनुज ये बता सकते हैं वो कौन सा पॉइंट है जिसके कारण युवा जो है बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहा है? देखिए, जैसा कि अभी आपने पूर्व में क्वेश्चन पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए राम एक मुद्दा रहेंगे, वो तो मैं बात हो गई, वो तो हो गई। मैं सवाल युवा पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। युवा पे बताइए। जब हम किसी वर्ग के युवा को उसकी आस्था से जोड़ने का काम करते हैं, उसको आस्था से भ्रमित करने का काम करते हैं, उसको ये दिखाने का काम करते हैं अगर तुम संगठित नहीं होगे तो तुम्हारे देश में तुमको ही पीछे जाना पड़ेगा, तो आप विश्वास मानिए कि युवा अपने आगे बढ़ते हुए नेता को ये देखता है कि जो वो बता रहा है वो सही बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये काम किया। रचित, जवाब दीजिए। अब आप जवाब दीजिएगा संक्षेप में। बहुत अच्छी बात कही, बोलिए। अभी अनुज जी के द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरार डालकर वोट बैंक की राजनीति का जो षड्यंत्र किया गया, मैं अनुज जी को बताना चाहता हूं, अर्पित त्रिवेदी जी भी यहाँ पे बैठे। जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा कहीं पर भी नहीं हुआ। ये दंगों की राजनीति समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इन्हीं सभी दलों के साथ में मिली हुई आम आदमी पार्टी का भी पूरा षड्यंत्र रहता था कि जिससे दंगे करवाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करके उनसे वोट बैंक की राजनीति का उनको वो किया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवा आज एक महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश में बन गया है। युवाओं की कोई बात ही नहीं करना चाहता है। इससे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी भर्तियां की, जबकि जब से योगी जी की सरकार आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख नियुक्तियां सरकारी पदों पर हो चुकी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, रचित, अनुज शुक्ला ने मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। रचित, ये अनुज शुक्ला कह रहे हैं कि आप जो है युवाओं को आस्था के नाम पर जोड़ रहे हैं, आस्था के नाम पर संगठित कर रहे हैं, ये इनका वो है। इसका जवाब दीजिए जरा। श्री राम जी हमारे लिए आस्था का विषय उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आस्था का विषय नहीं दिया गया है। श्री राम जी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के, भारतवर्ष के, हमारे देश के हिंदुओं के हृदय में बात करते हैं। ये तो हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि श्री राम जी हमारे लिए आस्था का विषय है, होना भी चाहिए। हर धर्म के लोगों, हर धर्म के लोगों का विषय जरूर आस्था होनी चाहिए। जब आप सरकार चलाते हैं तो युवाओं को रोजगार देने का काम आपको करना चाहिए। जब आप सरकार चलाते हैं तो शासन देने का काम करना चाहिए। जब आप सरकार चलाते हैं हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करना चाहिए। केवल युवाओं को राम के नाम पर बलगलाने का काम करना ये भारतीय जनता पार्टी को हमारे लिए और राम की मंदिर की जो स्थापना हुई है हमारे लिए द्वारा हमारे लिए
चुनावी मुद्दा नहीं सर्वोच्च है, न्यायालय ना के कभी आदेश चुनावी के मुद्दा उपरांत थे। हुई है। भैया, आप राम लोगों के लिए मंदिर चुनावी मुद्दा हुआ भगवान है। सबके हैं। आप लोगों से पहले चुनाव में मर्यादा को आप लोगों अपने ने नाम पे राम लेने मंदिर का काम न करें। भगवान राम सबके हैं, केवल अपने अपने आपके भ्रमित नहीं करने है। का काम न मरवाने का करें। काम किया। आप हिंदुओं के हत्याओं से, उनके खून से रंगे हुए हाथ हैं आप लोगों के। आप लोगों अगर ने खून से सने हुए हैं तो जेल में क्यों नहीं डालते हैं? आप ये लोगों खुल ने के दंगे बोलिए करवाने का कि काम मैं किया। देश में हिंदुओं दंगे के अलावा करवाने का किसी काम को नहीं भारतीय रहने जनता दूंगा। पार्टी ने नहीं किया। अगर आप इस बात भारतीय को जनता कहते हैं पार्टी कि की जो सरकार में एक अगर दंगा आपने हुआ खून होगा, से सने हुए तो जेल में क्यों नहीं बताइए, डालते हो एक भी आप? दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से आपकी सरकार है, एक क्यों मिनट, नहीं करते हो रचित, आप? एक मिनट आरोप रचित, लगाना आसान ठीक, है। एक मिनट रचित, एक मिनट आपने कैराना से हिंदुओं का पलायन करवा दिया। एक मिनट। आप पिछड़ी जात की राजनीति करते हैं। एक मिनट, अभी एक अब मिनट। मैंने कुछ दिन पहले देखा कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी हिंदुओं दलित परिवार बस के आप बीच में हिंदू गई। मुस्लिम ही क्या कर सकते हैं, कैराना उसके से अलावा पलायन कुछ किए नहीं हुए कर हिंदू सकते। बैकवर्ड नहीं थे? रोजगार क्या नहीं दे सकते। कैराना से पलायन किया हुआ कानून व्यवस्था नहीं पलायन देख किए हुए सकते। हमारे हिंदू भाई दलित अब नहीं एक थे? मिनट, तब आप लोगों को उनकी चिंता नहीं आई। अब चुनाव आ गया है। अब जब चुनाव के बेला आ गई है, ये चुनाव का चुनाव समय आ आया गया, है आप तो लोग राम बैकवर्ड और की याद आ दलित गई की है। राजनीति राम की याद आ गई है। धन याद नहीं आया, महिलाओं की सुरक्षा याद नहीं आया, युवाओं की हत्या हो रही है, वो याद नहीं आया। उत्तर एक सवाल और अखिलेश यादव जी विदेश में यात्रा कर रहे हैं, हिंदू भाई हमारे कैराना में पलायन कर रहे हैं। और अखिलेश जी, अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने आज एक जनसत्ता से बात दूर कर दिया और 2022 तो गया, 2027 तो गया। आप कभी भी बात नहीं। एक मिनट रचित, आप शांत हो जाइए। अर्पित, आज एक बात और कही अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि 90% वादे हमने पूरे कर दिए हैं, शेष वादे बस 2-2.5 महीने के अंतर्गत हम फिर पूरे भी कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ विकास हो रहा है। आप क्या कहेंगे जब वादे वो पूरे कर चुके? उन्होंने एक भी बात कही, अगर आप बाद में कहेंगे, उन्होंने कहा जो पिछली सरकारों के अधूरे काम थे हमने उनको भी पूरा कर दिया है। तो सब कुछ तो पूरा कर दिया है, 90% वादे भी पूरे कर दिए, तो फिर जनता उनके साथ क्यों नहीं जाएगी? देखिए, वादा हमने बहुत सुना था। हमने तो बड़ी बड़ी होर्डिंगें देखी थी 2012 से 17 के बीच में, जब सरकार सपा की थी तो भाजपा की होर्डिंगें लगती थी, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। महिलाओं पे अत्याचार खत्म करने का वादा किया था, महिलाओं पे अत्याचार अभी भी हो रहा है, दलितों पे अत्याचार अभी भी हो रहा है, बेरोजगारी अभी भी चरम पर है, व्यापार की क्या स्थिति हो गई वो सबको मालूम है। नोटबंदी के बाद सब चीजें, व्यापार, नौकरी सबकी चली गई हैं। तो किस स्थिति में नौजवान है ये हम सबको मालूम है। हम अगर अपने दिल पे हाथ रख के बोल दें, रचित पाठक अपने भाई हैं, अगर ये अपने दिल पे हाथ रख के बोल दें कि वास्तविकता क्या है, तो हम मान लेंगे कि भाजपा की सरकार ये बड़ी अच्छी चला पा रहे हैं। मैं जब पब्लिक के बीच में निकलता हूं, हम लोग 24 घंटे से 7-8 घंटे सोना और बाकी 16 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो लगातार पब्लिक इस महंगाई से, इस सरकार से लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं लूट हो रही है। मनीष गुप्ता हमारे जवाब दीजिए जी। जो समाजवादी पार्टी होती थी जी, तो उसके लिए कहा जाता था ये युवाओं की पार्टी है, और ये जानबूझ करके छात्र संघ चुनाव की वकालत करती थी। छात्र संघ से जो लोग जीत करके जाते तो सीधे सीधे सपा में चले जाते थे। क्या कारण है कि अब युवाओं का उतना रुझान समाजवादी पार्टी के प्रति नहीं है, और जैसा कि ये कह रहे हैं हमारे रचित जी भी कि बीजेपी के प्रति बढ़ा है। हालांकि अनुज ने बात कह दी है कि भाई वो आस्था से जोड़ लेते हैं। आप क्या कारण मानते हैं कि सपा से क्यों नहीं हुआ जुड़ रहा? देखिए, वो बीजेपी के वर्कर हैं, वो अपने हिसाब से बता नहीं, रहे हैं आप कि वो बड़ा बताएंगे, आप है अपनी ना, बताइए। लेकिन नौजवान सपा के साथ है, सपा के साथ था, और नौजवानों की बात समाजवादी पार्टी ही करती रही है। मेरे जैसे जाने कितने नौजवानों का भविष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया। वो नौजवान जो 110 रुपए का पेट्रोल भरा रहा होगा, वो कैसे भाजपा को वोट दे देगा? वो नौजवान जो बेरोजगारी झेल रहा है इस समय, वो नौजवान कैसे भाजपा को वोट दे देगा? सदस्य कैसे बनेगा? वो नौजवान जिसने कोरोना में अपने माँ बाप, भाई बहन, किसी न किसी अपने परिवार के सदस्य खोया होगा, वो कैसे भाजपा को वोट दे देगा और कैसे सदस्य बन जाएगा? हमको ये बात नहीं समझ में आती। ठीक बात है। रचित, आपने सुना एक बात ये बार बार कह रहे हैं अर्पित कि महंगाई
पेट्रोल, डीजल, सब्जी और ये महंगाई से जो युवा झेल रहा होगा वो कैसे आपके मेंबरशिप लेगा, आपके साथ जुड़ेगा? ये एक अहम सवाल उठा रहे हैं महंगाई। इसका आपके पास क्या जवाब है? देखिए, हमारा देश इस समय कोरोना महामारी जैसी भीषण आपदा से निवर कर आ रहा है। तो कोरोना जैसी भीषण आपदा जिसमें कई विकसित देश पूरी तरह से टूट गए हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, ऐसे में भी हमारा देश अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हमारी जो सीमाएं हैं, सीमाओं को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हम लोग के ऊपर है। कि जैसे ही कोरोना काल का आपने देखा होगा, कोरोना काल में देश आपदा से जूझ रहा था, उसी वक्त चीन की मंशा भी पूरे देश के सामने आई, पाकिस्तान की मंशा भी पूरे देश के सामने आई। लेकिन ऐसे समय में भी सेना को मजबूत करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। माननीय मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने का काम किया। हमारा देश अभी भी मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको अभी जैसे मेरे मित्र बता रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, अखिलेश जी के साथ युवा था। मैं बताऊं, अखिलेश जी कोई भर्ती निकालते थे, कहीं कोई किसी भी विभाग में भर्ती निकली तो युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्ती निकाली जाती है, हम लोग भी निकालते हैं। लेकिन अखिलेश जी की नजर में युवा केवल मैनपुरी, इटावा और औरैया में ही पाया जाता है। अगर भर्ती निकालते थे, इस समय जो भर्ती निकाली जा रही है, उन भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला आप लोग अभी तक नहीं कुछ कर पा रहे। हम लोग लगातार लखनऊ में धरना भी दिए थे, लाठियां भी खाई थी। मेरी बात को चलिए आप बोल लीजिए, आप बोलिए, जल्दी बोल लीजिए। महंगाई की बात बताइए ना, महंगाई पे नहीं बोल रहे आप फिर वही कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। महंगाई की जो बात इन्होंने की कि आज महंगाई से युवा त्रस्त है, पेट्रोल डीजल को लेकर के खास तौर से, इस पर आपका क्या कहना वो बताइए। आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ कच्चा ईंधन आता है जिन देशों से, इन देशों में इस समय किस तरह के युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों के दाम जब बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो रिटेल में भी दामों में बढ़ोतरी होती है। उसी का एक ये है कि डीजल पेट्रोल पे इस समय महंगाई हुई है। सरसों का तेल रचित जी क्या बाहर से आता है क्या? गिरावट आएगी, उसी तरह से हम लोग को भी डीजल सस्ता मिलेगा। सरसों का तेल क्या रचित जी बाहर से आता है क्या? अगर सरसों का तेल बाहर से आता होगा तो हम लोग महंगाई झेल लेंगे। सरसों का तेल अगर बाहर से आता हो तो हम लोग महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। सरसों का तेल तो अपने यहाँ से होता है ना, राई से। तो ये क्यों महंगा, इतना महंगा कर दिया गया? तो सरसों का तेल महंगा हो रहा है, अन्य चीजें भी महंगी हो रही हैं। तो भाई तो पूछ रहे क्यों महंगा हो रहा है? उत्पादन मैं आपको बताना चाहता हूं, दालें महंगी हो रही हैं, दालें अपने यहाँ होती हैं। खाद्य पदार्थों के रेट जो होते हैं ये हमारे उत्पादन पर निर्भर होते हैं, है ना। जब हमारे देश में उस चीज का उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन पे निर्भर नहीं करता है, डीजल पर निर्भर करता है भैया। किसान उत्पादन करता है, डीजल की ढुलाई होती है। आप पहले आप अपना थोड़ा इस विषय की जानकारी ले लीजिए। कड़वे तेल से और डीजल का क्या मतलब हुआ? अजीत जी एक बार, अनुज, आज जो मैं अमित शाह का रोड मैप देख रहा था उसके अनुसार उन्होंने बसपा को कटघरे में खड़ा किया, सपा को सबसे ज़्यादा कटघरे में खड़ा किया और कांग्रेस को भी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहीं जिक्र तक नहीं किया। मतलब वो हमको लगता है कि भाजपा चुनाव में कहीं दूर 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 आम आदमी पार्टी को नहीं मानती है। देखिए, इसका तो जीता जाता उदाहरण आपको पूर्व में ही मिल चुका है। हाँ, कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए एक विधानसभा में 4 मंत्रियों को लगा दिया था। उसके बावजूद भी चारों खाने चित हो गई, क्योंकि उनको ये पता था दिल्ली की स्थितियां, वहां का सिनेरियो और यूपी का सिनेरियो दोनों बहुत फर्क है। कहा दिल्ली में 8 करोड़, यहाँ पर 22 करोड़, कितने 75 जिले, कितनी विषम परिस्थितियां हैं। मैं केवल इतना आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक आम आदमी पार्टी अब चुनाव में उतनी भी उठान नहीं भर पाई है कि जिसके कारण अमित शाह को अपने रोड मैप में आम आदमी पार्टी को भी लेना पड़ता। रमेश जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रथम बार चुनाव में उतर रही है। इससे पूर्व में कभी नहीं उतरी। तो इनको ये भरोसा है कि
हम आम आदमी पार्टी को उसके मुद्दों पर पीछे कर पाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने कंठ तक डूब चुकी है। आपने अभी पूर्व में देखा कि 40 करोड़ के पुल को चूहे खा गए। इस सरकार में 40 करोड़ के पुल को, और वो 40 करोड़ जो भारत की जनता ने, कानपुर की जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स के रूप में दिया है, ये केवल कमीशनबाजी का काम हुआ है और चूहों के नाम पर घोटाला हुआ है। वो जानते थे इसकी जांच नहीं हो सकती। उन्होंने हमेशा कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा पे बात करेंगे। उन्होंने हमेशा कहा हम रोजगार पर बात करेंगे। अगर उनको डर है तो इस बात का कि आम आदमी पार्टी इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए उतर चुकी है। उनको इस बात का डर है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार पे बात करती है, जो काम पे बात करती है, जो रोजगार पे बात करती है, जो विकास पे बात करती है, जो महिला सुरक्षा पे बात करती है, युवाओं की सुरक्षा की बात करती है, जो बात करती है महंगाई को कम करने की बात करती है, जो काम करती है ठीक बात है। आपके मोहल्ला क्लिनिक खोलकर सस्ती दवाई देने का काम करती है। ठीक बात। रचित, एक सवाल इन्होंने बड़ा उठाया है। इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन बीजेपी के पास कोई इसका जवाब ही नहीं होता है। हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम जो है बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, बेहतर चिकित्सा की, और इनका ये भी कहना है शायद जो संजय सिंह ने हाल में भ्रष्टाचार के इतने मामले उठाए, मुद्दे उठाए, मंदिर से लेकर के और जल निगम तक और कई जगह पर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इनका कहना ये है कि हमको इसलिए नहीं टारगेट करते हैं कि इन्हें मालूम है कि अगर हम टारगेट करेंगे तो भ्रष्टाचार के विस्फोट होते जाएंगे और हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। बीजेपी के बारे में इनका ये कहना, क्या कहेंगे रचित? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि माननीय योगी जी की सरकार में एक भी किसी भ्रष्टाचार का आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं लगा। माननीय मोदी जी की सरकार को लगभग 7 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। 7.5 वर्ष 4 दिन पहले ही पेपर में आया था कि 40 करोड़ के पुल को चूहे खा गए। ऐसा कमजोर पुल बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसको चूहे खा गए, तो चूहों को क्या हम लोग अपने बॉर्डर पे भेज दें, जो पाकिस्तान के सैनिकों को भी खा सकते हैं, मार सकते हैं, अगर पुल खा सकते हैं ईंटे कंक्रीट का। हाँ जी, ऐसे किसी पुल का संज्ञान मेरे विषय में नहीं है। और बाकी मैं भ्रष्टाचार की, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक भी भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा हो पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि आपकी, मैं आपको, आपने अपने विषय रख दिए, मुझे अपना विषय रख लेने दीजिए। पहले आप भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आप एक भी भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की सरकार पर बता दीजिए कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगा हो, एक भी आरोप, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे केंद्र सरकार पर लगा हो। और जबकि आपका तो कोरोना काल में भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, आपको पता है दिल्ली सरकार में 3 जांचें भ्रष्टाचार की चल रही है केजरीवाल सरकार पे, आपको इसका संज्ञान है कि नहीं है माननीय? अब दूसरा विषय आ जाइए आप महिला सुरक्षा पर। हमारी योगी जी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में जो फैसला लिया गया वो रेमियो स्क्वाड बनाकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम किया गया। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं आधी रात में भी किसी कहीं पर भी जा सकती हैं, निसंकोच जा सकती है, निर्भय जा सकती है। उनको आज डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर गोरखपुर में बंद कमरे के अंदर आदमी की हत्या होती, महिलाओं की बात करिए, महिला कहाँ की सुरक्षित है, मुझे तो कल्पना भी दूर है। के लिए कटिबद्ध है। चलिए रचित जी, आपने बताया शिक्षा का मुद्दा हो गया। रचित, आपने ठीक है, अच्छा उत्तर दिया, ऐसे ही जवाब दिया करिए, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। अब मैं आखिरी सवाल तीनों लोगों से पूछूंगा और उसका जवाब हमको चाहिए। अर्पित जी, आज जो मोदी ने रोड मैप दिया, अपनी उपलब्धियां गिनाई, योगी की प्रशंसा की और आगे का रास्ता भी दिखा दिया, अब इसका मुकाबला सपा कैसे करेगी? देखिए आज शाह साहब को यहाँ पर अपनी उपलब्धियां गिनाने इसीलिए आना पड़ा क्योंकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। ठीक, उनको समाजवादी पार्टी से ही खतरा है और किसी से खतरा नहीं है। तो आज प्रदेश की सरकार को मदद करने के लिए देश की सरकार के बड़े नेता आए और उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। अभी तक वो ई उपलब्धियां गिनाते थे, ई पोर्टल और इसके माध्यम से करते थे, लेकिन आज उन्हें मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी हुआ, अब आप इसका सामना क्या, इसकी काट आपके पास क्या है?
इसकी काट ये है, देखिए हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार रथ यात्राएं निकाल रहे हैं। उन रथ यात्राओं में हम लोगों को जनता का लगातार मजबूत समर्थन मिल रहा है। लगातार नौजवान हम लोग के साथ हैं, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ। हो गया, मैं मान गया। अनुज, जिस तरीके से अमित शाह ने आज हुंकार भरी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, तो ऐसी परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कैसे मुकाबला करेगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अमित शाह भी फिर आने वाले हैं, नवंबर में 2 बार फिर आएंगे, अभी प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। सवाल ये है कि इन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए, जिस तरह से पानी हमेशा आगे से पीछे की ओर, आगे पीछे से आगे की ओर बढ़ता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जिले प्रदेश दिल्ली में विकास की जो लहर बह रही है, जो विकास दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चारों ओर दिया है, जो किसानों की मदद के लिए उनके साथ खड़ी हुई, उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, उसी मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार को हटाने के मुद्दे को लेकर हमने जो संकल्प लिया था, हमने देखा है एक सपना, भ्रष्टाचार मुक्त हो देश अपना, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद। रचित जी, मेरा आप सवाल आपसे है कि एक और समाजवादी पार्टी भी तेजी के साथ बढ़त बना रही है। आपने सुना आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा रोड मैप लेकर के आ रही, जनता को बताएगी। अब बताइए, अमित शाह का जो रोड मैप है वो इनका कैसे मुकाबला करेगा? पहले तो मैं अर्पित जी ने 2 बातें कही थी, उनका जवाब देना चाहूंगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अखिलेश जी ने पिछले 5 साल की सरकार में काम किया होता तो आज ये रथ यात्रा निकालने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक। और जैसे भारतीय जनता पार्टी, हमने जो चुनावी वादे किए थे उनमें 90% वादों को हमने पूरा करने का काम किया। हमने अपने 90% घोषणा पत्र को पूरा करने का काम किया। पहली कैबिनेट में 1 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था, इसका संज्ञान अर्पित जी को होगा। अब जैसे इन्होंने दूसरी बात कही थी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इनकी पार्टी के साथ है, मैं आप इनको पिछले समय की याद दिलाना चाहता हूं। इनके चाचा जी का ही आशीर्वाद इनके साथ नहीं है, बड़े बुजुर्गों का। जब ये अपने घर का ही आशीर्वाद इनके साथ नहीं तो पूरे प्रदेश के बुजुर्गों का आशीर्वाद इनके साथ कहाँ से आ जाएगा? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पार्टी के संरक्षक को दूर करके पार्टी पर कब्जा किया। ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है क्या? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी को न्यायालय तक जाना पड़ा अपनी पार्टी को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए। क्या ये बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है? जब आपके ऊपर अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है तो प्रदेश के बुजुर्गों का आशीर्वाद तो आप भूल जाइए। ठीक बात। रही बात मेरे रोड मैप की, आज भारतीय जनता पार्टी भी प्राइवेट लिमिटेड है। जी, हमने 2017 में जो घोषणा पत्र जारी किया, उसको उस पे 2-2.5 वर्ष कोरोना महामारी जैसे बीतने के पश्चात भी हमने 90% अपने वादों को पूरा करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने का काम किया, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सड़कों का निर्माण कराया, पुलों का निर्माण कराया। रचित जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अर्पित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अनुज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से अमित शाह का आज रोड मैप आया है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब में एक तरीके से कहीं सिहरन है, कहीं हलचल है, कहीं रोमांच है और कहीं मुकाबले की रणनीति बनाने की तैयारी है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।